चलो विद्यार्थी, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिज्म पार्ट 5। विद्यार्थी, प्रिज्म पार्ट 4 में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिज्मों का वर्णक संयोग, अर्थात वर्ण विक्षेपण रहित विचलन को स्टडी किया था कि वर्ण का विक्षेपण नहीं होगा परंतु वर्ण का विचलन होगा। उसके लिए हम लोगों ने शर्त स्थापित किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण का विचलन नहीं होगा परंतु वर्ण का विक्षेपण होगा। तो इसका हेडिंग होगा विद्यार्थी, वर्ण विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण हेडिंग दीजिए आप लोग, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण हेडिंग दे चुके हैं। आइए इसको समझते हैं, ये विचलन रहित वर्ण विक्षेपण क्या होता है। नाम से भी विद्यार्थी स्पष्ट है, विचलन रहित। इसका मतलब ये हुआ कि विचलन नहीं होगा, वर्ण का विचलन नहीं होगा परंतु वर्णों का विक्षेपण होगा। वर्णों का विक्षेपण होगा अर्थात कहता है कि प्रिज्मों का वैसा संयोग जिसमें वर्ण का विचलन नहीं होता है परंतु वर्ण का विक्षेपण होता है तो उसे विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। आप लोग इसको लिखते भी चलेंगे, हम एक दो बार रिपीट कर देंगे, ठीक है। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण को एक बार और ध्यान से सुनिए आप लोग। कहता है कि प्रिज्मों का वैसा संयोग जिसमें वर्ण का विचलन नहीं होता है परंतु वर्ण का विक्षेपण होता है। वर्ण का विक्षेपण होता है अर्थात कि वर्ण अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होते हैं, बंटते हैं अंततः लास्टली। तो इसको हम लोग कहते हैं विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। लिख चुके हैं इसको, एक बार हम और बोल दे रहे हैं, सुनकर लिख लीजिए आप लोग। लिखिए, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण में प्रिज्मों का वैसा संयोग जिसमें वर्ण का विचलन नहीं होता है परंतु वर्ण का विक्षेपण होता है तो उसे विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लिख चुके हैं। चलो अब हम लोग इसको फिगर से समझते हैं विद्यार्थी। फिगर से मुख्य रूप से समझना है, इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन है। और ये पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 और पार्ट 5 ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण व्यू से और एनसीईआरटी का टॉपिक है। इसको आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 प्रिज्म को ले रहे हैं, एक क्राउन कांच और दूसरा फ्लिंट कांच। पहला क्राउन कांच और दूसरा फ्लिंट कांच। ये क्राउन कांच है, ये क्राउन कांच है और ये है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच मान लेते हैं इस प्रिज्म का नाम एबीसी है। पहले प्रिज्म का नाम क्या है? एबीसी। दूसरे का नाम सपोज कीजिए ये डी है, एसीडी कह सकते हैं, एसीडी। इस पहले क्राउन कांच का अपवर्तक कोण ए है और इस फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण मान लेते हैं ए डैश। कितना है? ए डैश। अब क्या किया गया कि एक श्वेत प्रकाश को जो है, ये श्वेत प्रकाश को क्राउन कांच पर आपतित कराया गया। श्वेत प्रकाश है, यह अपवर्तन के बाद 7 अवयवी रंगों में विभक्त हुआ, लेकिन दूसरे प्रिज्म से अपवर्तन के बाद जो है ये श्वेत प्रकाश में नहीं बदला। ये श्वेत प्रकाश में नहीं बदला बल्कि 7 अवयवी रंगों में बना रहा। और 7 अवयवी रंगों में बना रहा कुछ इस प्रकार से बना रहा है। देखो इस प्रकार से, ये देखो, ये सबसे ऊपर में जो है ये रेड कलर है, लाल कलर, और ये वाला येलो कलर और ये वाला बैंगनी कलर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि जब दूसरे प्रिज्म से अपवर्तन हो रहा है तो बैगनी जो सबसे नीचे था ये बैगनी सबसे ऊपर चला गया और जो बीच में था येलो वो बीच में ही रहा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और लाल जो था ये नीचे हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ण का, ये वर्ण जो है श्वेत प्रकाश जो है 7 अवयवी रंगों में विभक्त हुआ है तो लास्टली 7 अवयवी रंगों में बना रह रहा है। इसका मतलब कि वर्ण का विचलन नहीं हो रहा है परंतु वर्ण का विक्षेपण तो हो रहा है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग कहते हैं विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। आए बात समझ में? एक बार और ध्यान से सुनो। कहता है प्रिज्मों का ऐसा संयोग जिसमें वर्ण का विचलन नहीं होता है परंतु वर्ण का विक्षेपण होता है तो उसे विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। आगे समझ में? तो फिगर से ज्यादा बात स्पष्ट नहीं होगा। फिगर से सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, ये दिखाया गया है कि ये
7 रंगों में विभक्त है। कहोगे सर 7 रंग कहाँ है? तो 3 रंग को दर्शाया गया है, 7 रंग को नहीं दर्शाया गया है। फिगर अच्छा लगने के लिए 3 ही रंग दर्शाया गया, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला, दैट मीन्स मिडिल वाला, और सबसे नीचे वाला। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया। चलो अब कहता है कि इसके लिए शर्त स्थापित कीजिए, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए शर्त स्थापित कीजिए। तो देखो इससे स्पष्ट है, सबसे पहले तो हम लोग इसमें डेल्टा निकालेंगे, विचलन कोण। पहले क्राउन कास्ट में लिखेंगे, फिर उसके बाद फ्लिंट कास्ट में विचलन कोण लिखेंगे। याद करना पार्ट 4 में जो हम पढ़ाए थे उसमें पहले विचलन कोण निकाला गया था क्राउन कास्ट के लिए, फिर फ्लिंट कास्ट के लिए, फिर शर्त को लिखा गया था। तो शर्त वहां से रिलेट होगा। चलो अभी देखो यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से क्राउन कास्ट के लिए। किस कास्ट के लिए? 1 नंबर में हेडिंग देंगे क्राउन कास्ट। क्राउन कास्ट के लिए तो हम बात करेगा डेल। डेल भी कहें, डेल भी कहने का मतलब बैगनी रंग का विचलन। किस रंग का? बैगनी रंग का। तो यहां से लिखेंगे विद्यार्थी म्यू भी -1 और क्राउन कास्ट का अपवर्तक कोण कितना है? ए। कितना लिखेंगे? अगर हम बात करें यहां से विद्यार्थी येलो रंग का, येलो रंग के लिए तो लिखेंगे म्यू वाई -1 इंटू ए। लिखेंगे ना। अगर यहां से हम बात करें कि डेल आर लाल रंग के लिए विचलन कोण, तो यहां से लिखेंगे म्यू आर -1 इंटू में कितना? इतना हो जाएगा ना। देखो ये तुम लोग पढ़े हो, डेल्टा बराबर म्यू -1 इंटू ए। सिर्फ यहाँ भी लिखने का मतलब वायलेट कलर, दैट मींस बैगनी रंग। बैगनी रंग के लिए हम बात करेंगे विचलन कोण, तो डेल भी बराबर लिखेंगे म्यू भी -1 इंटू ए। और यदि येलो रंग के लिए बात करेंगे, पीला रंग के लिए, तो डेल वाई बराबर लिखेंगे म्यू वाई -1 इंटू ए। अगर हम लाल रंग के लिए बात करेंगे तो डेल आर बराबर लिखेंगे म्यू आर -1 इंटू ए। बोलो इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा देर के लिए कि अगर हम इसमें कोणीय वर्ण विक्षेपण की बात करें, कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसमें थोड़ा सा हम लिखेंगे विद्यार्थी। देखो अगर कोणीय वर्ण विक्षेपण की बात करें तो कोणीय वर्ण विक्षेपण इसमें लिखना चाहें। देखो कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण को विद्यार्थी हम किससे सिद्ध करते हैं? थीटा से। इससे थीटा से। और ये फॉर्मूला होता है विद्यार्थी डेल भी माइनस डेल आर। ये आप लोगों को बताया गया कि थीटा बराबर होता है डेल भी माइनस डेल आर। इसमें कोई दिक्कत? चलो अब देखो, तो यहां से लिखेंगे हम थीटा बराबर डेल भी का वैल्यू लिखेंगे म्यू भी -1 इंटू ए, फिर लिखेंगे माइनस डेल आर का वैल्यू लिखेंगे म्यू वाई -1 इंटू ए। लिखेंगे ना। इसको हल करते हैं। देखो हल करो तो इसमें गुना करो, म्यू भी इंटू ए, माइनस में ए, माइनस माइनस प्लस माइनस, और म्यू वाई इंटू ए, गुना करो म्यू वाई इंटू ए, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। देखो तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा? कट जाएगा। यहाँ देखो इन दोनों में ये कॉमन है, दोनों में क्या है? कॉमन है। और ये वाला टर्म प्लस में और ये वाला टर्म माइनस में, तो इसको प्लस में लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, लेकिन यहाँ से टर्म एक क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। तो जब कॉमन होगा तो थीटा बराबर हम लोग पास मिलेगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में कितना होगा? ए। ये कोणीय वर्ण विक्षेपण किस कास्ट के लिए? क्राउन कास्ट के लिए वैल्यू है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसमें बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब तुम लोग एक काम करो, इस फिगर को बनाओ, फिर इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। नोट करो। चलो नोट कर चुके हो? बहुत दिनों से वीडियो अपना नहीं बन रहा था, कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। ठीक है, लेकिन अब आप लोग रेगुलर हो जाएंगे, इसको देखते रहेंगे। ठीक है, किसी तरह का कोई अगर दिक्कत हो इसको समझने में, आज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी कुछ करेंगे। लेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पीछे से कराते रहेगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को याद जो है ना हमेशा होते रहेगा। याद भूल भी जाएंगे तो उसको याद रहेगा। ठीक है, चलो विद्यार्थी ये तो क्राउन कास्ट में लिखे थे ना। अब जरा हम बात करते हैं फ्लिंट कास्ट के लिए। किस कास्ट के लिए? फ्लिंट। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली समझना है। फ्लिंट कास्ट के लिए लिखेंगे
फ्लिंट कांच के लिए बस सिर्फ डैश लगा देना है विद्यार्थी। क्या लगा देना है? डैश, सिर्फ डैश लगा देना है। यहाँ डैश लगा देना है सब में, ठीक है। बस यही अंतर है। कोणीय बल विक्षेपण के लिए थीटा डैश लिखेंगे, यहाँ डैश लगा देना है, सब में डैश लगा देना है, बस कुछ करना नहीं है, डैश लगा देना है, डैश लगा देना है, इतना हो जाएगा, ठीक है। आज समझ में कोई दिक्कत बोलो? कुछ नहीं करना है। फ्लिंट कांच में देखो यहाँ डैश माने है ना, ई डैश, तो सब में बस डैश लगा देना है। चलो इसको नोट करो, फिर उसके बाद अगला टर्म बताते हैं कि सब किस प्रकार से लिखेंगे। चलो लिख चुके हो। चलो अब विद्यार्थी शर्त को समझते हैं इसमें कि शर्त कैसे स्थापित करेंगे। कह रहा है विद्यार्थी कि विचलन रहित बल विक्षेपण, इसका मतलब हुआ कि विचलन नहीं होगा, अर्थात कुल विचलन का मान शून्य होगा। विचलन नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ? कुल विचलन का मान क्या होगा? शून्य होगा। उसको हम लोग समझते हैं। हम लिखेंगे विचलन रहित बल विक्षेपण के लिए शर्त, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए शर्त, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए शर्त, वर्ण विक्षेपण के लिए शर्त। क्या शर्त होगा विद्यार्थी? विचलन रहित, इसका मतलब कुल विचलन का मान शून्य होगा। कुल विचलन का मान क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब लिखेंगे कि डेल्टा, पहले प्रिज्म के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा, और दूसरे प्रिज्म के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा डैश। ये वैल्यू क्या होगा? 0। विचलन रहित, इसका मतलब विचलन नहीं होना चाहिए, तो कुल विचलन का मान शून्य होना चाहिए। कुल विचलन का मान शून्य कब होगा? जब डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बराबर 0 होगा तब। आ गया समझ में? चलो इसका वैल्यू लिखते हैं। ये डेल्टा और डेल्टा डैश को लिखते हैं, तो लिखेंगे डेल्टा बराबर, यहां से देखना, डेल्टा बराबर लिखेंगे म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए, प्लस डेल्टा डैश की बात करेंगे, यहां से लिखेंगे म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ये वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। आया समझ में? चलो अब देखो ये वाला टर्म या ये वाला टर्म, किसी एक टर्म को उधर लेकर जाओ। ये प्लस है, दोनों प्लस है, अगर उधर कोई जाता है तो क्या होगा? माइनस, माइनस होगा ना। तो माइनस होगा तो फिर कैसे लिखेंगे? यहां से होगा म्यू माइनस 1 इंटू में ए बराबर माइनस ऑफ म्यू डैश माइनस में 1 इंटू में ए डैश। बोलो इतना ही होगा। अब एक काम करो, ए और ए डैश को एक साथ करो, तो ये वाला गुना में इधर जाएगा तो भाग में, या सपोज करो कि ये वाला गुना में इधर आएगा तो भाग में, इसी को लाओ इधर, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में। तो लिखेंगे इसीलिए a बटा ए डैश, a बटा ए डैश बराबर माइनस ऑफ म्यू डैश माइनस 1 बटा में म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1। देखो तुम किसी टर्म में लिखो, ये माइनस, देखो माइनस है, ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है विद्यार्थी कि दोनों प्रिज्मों को जो है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए उल्टा करके रखना होगा। एक को सीधा करके रखेंगे तो दूसरे को उल्टा करके रखेंगे। आया बात समझ में? मतलब पहला सीधा रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? उल्टा। ये माइनस का अर्थ है। बोलो क्लियर हुआ? माइनस का अर्थ समझ में आ गया। और यहाँ एक बात और समझना है लोगों को, ए बराबर है म्यू डैश माइनस 1। देखो यहाँ बिना डैश वाला ही है, तो इधर डैश वाला है, इधर डैश वाला है, तो इधर बिना डैश वाला है। तो तुम चाहो तो किसी रूप में लिख सकते हो। अगर हम ए बटा ए डैश बराबर इतना लिखेंगे तो ए डैश बटा ए भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ए डैश बटा ए लिखेंगे तो ऊपर में बिना डैश वाला, नीचे में दाएं साइड में डैश वाला हो जाएगा। आया बात समझे? तो दोनों में से कोई लिख सकते हो, तो दोनों हम नोट कर दे रहे हैं। देखो इसीलिए लिख रहे हैं, अगर हमको ए डैश बटा ए लिखना हो तो लिखेंगे माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 और बटा में लिखेंगे म्यू डैश माइनस में 1। बुलवाया समझे? इस टर्म को याद रखना, ये टर्म बहुत जरूरी है, ठीक है। इस शब्द को स्थापित करने में इस टर्म का बहुत जरूरत पड़ता है, और क्वेश्चन बनाने में भी बहुत जरूरत पड़ता है इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आता है, डाटा दिया रहेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले का सपोज करो कि
क्राउन कांच का अपर्तकोण दिया हो, सबका अपर्तनांक दिया हो, पहले प्रिज्म दूसरे प्रिज्म के क्राउन और फ्लैट का। अब तब पूछ रहा है कि बताइए फ्लैट कांच का क्या होगा अपर्तकोण, कब, जब विचलन रहित बड़ विक्षेपण होगा तब। आया समझ में? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। नोट करो। नोट कर चुके हैं? चलो अब देखो, अब उसके लिए शर्त लिखेंगे। देखो तो फिगर को मिटा दो, फिगर की जरूरत नहीं है। देखो कहता है विचलन रहित बड़ विक्षेपण, मतलब विचलन नहीं होगा परंतु वर्ण का विक्षेपण होगा। तो वर्ण का विक्षेपण होगा तो कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात करेंगे। कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण कैसे ज्ञात करेंगे? क्राउन कांच के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण प्लस में फ्लिंट कांच के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण, और दोनों को जोड़ देंगे, जो प्राप्त होगा वही होगा विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए शर्त। देखो तो लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखो कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण, कुल कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखो इधर इसको हम कह रहे कि अल्फा है, कितना है, मान लो कि अल्फा है। कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा से सूचित किया जाता है, तो पहले के लिए थीटा तो दूसरे के लिए थीटा डैश। क्राउन कांच के लिए हम लिखते हैं थीटा, तो फ्लिंट कांच के लिए क्या लिखेंगे, थीटा डैश। और थीटा बराबर हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था? देखो तो थीटा बराबर हम लोगों ने निकाला था कि म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए, इंटू में कितना ए, प्लस यहां से अगर हम लिखेंगे थीटा डैश के लिए तो लिखेंगे म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू में क्या लिखेंगे ए डैश। इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए डैश, बोलो आया समझे? इतना लिखेंगे। चलो अब देखो जरा, इसको समझते हैं क्या है। हमको करना क्या है कि इसमें से हम लोग को विद्यार्थी करना क्या है ना, ये वाला टर्म कॉमन लेना है। अब ये वाला टर्म तुम कैसे कॉमन लो बताओ? ये वाला टर्म जब इसमें शामिल रहेगा तभी ना कॉमन होगा। एक काम करते हैं, इस टर्म को कॉमन लेना है तो इसमें क्या करते हैं, इस टर्म को गुना भाग कर देते हैं। ठीक है, देखो कुछ प्राप्त होगा यहां से, कुछ तो प्राप्त हो। देखो देखो लिखते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए प्लस यहां से लिखते हैं विद्यार्थी म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू में लिखते हैं ए डैश। यहां गुना भाग करेंगे, सेटिंग कर रहे हैं समझना। यहां से लिखेंगे म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी माइनस म्यू आर, और इंटू में लिखेंगे ए और फिर लिखेंगे बट्टा में। देखो ये गुना भाग कर देंगे, ये होगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में कितना हो जाएगा ए। अब देखो, अब ये दोनों टर्म यहाँ भी और यहाँ भी शामिल है ना, अब कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। चलो इतना नोट करो फिर बताते हैं।
चलो नोट कर चुके हैं। अब देखो विद्यार्थी, इसको समझते हैं हम, क्या ये समझते हैं। देखो तो यहां से देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, कॉमन है, कॉमन लेंगे। यहां से जब कॉमन लेंगे तो लिखेंगे अल्फा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में एक कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा देखो 1 प्लस यहाँ बचेगा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू में लिखेंगे ए डैश और बटा में बचेगा देखो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में बचेगा ए ना बचेगा, बोलो ये बचेगा ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तुम याद करो, अभी मैंने बताया था कि ए डैश बटा ए बराबर कुछ मिला था, कुछ देर पहले मिला था, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वो वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से एक रिलेशन है। चलो उसको समझते हैं। देखो लिखते हैं अल्फा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए, इंटू में लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश और बटा में लिखेंगे म्यू भी माइनस में म्यू आर इंटू में लिखेंगे, यहाँ आया था विद्यार्थी माइनस में आता, ये टर्म किसमें आता है, माइनस में। क्या लिखेंगे देखो ऊपर में डैश वाला है, तो बिना डैश वाला दाएं साइड होगा तो म्यू माइनस 1 और इंटू में फिर लिखेंगे म्यू डैश माइनस 1, इतना हो जाएगा ना। और इसमें कहीं दिक्कत तो बोलो। अब इस देखो इस माइनस से देखो ये माइनस गुने प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब इस सेटिंग को समझना है, देखना यहां से लिखेंगे विद्यार्थी कि म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए इंटू में लिखेंगे 1 माइनस, देखना यहाँ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको लिखते हैं म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, फिर बटा में देखो इसको इसके साथ लिखेंगे म्यू डैश माइनस 1 म्यू डैश माइनस 1। इसको देखो ऐसे लिखते हैं, ये नीचे वाला टर्म जो नीचे में रहेगा इसको लिखेंगे म्यू भी माइनस में म्यू आर माइनस में म्यू आर, और ये जो टर्म जो ऊपर वाला है इस टर्म को क्या कर रहे हैं कि ये तो मेन बटा है, क्योंकि इसके बटा के नीचे ला म्यू माइनस 1 ऐसे, तो देखो फिर ये मेन बटा के ऊपर चला जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना समझ में आया। चलो इस टर्म को नोट करो, फिर अगला टर्म बता। लिख चुके हो, चलो आगे समझते हैं विद्यार्थी। देखो तो वहां से समझते हैं विद्यार्थी, अल्फा बराबर लिखेंगे म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में लिखेंगे विद्यार्थी ए इंटू में 1 माइनस, यहां समझना है विद्यार्थी, देखो ये म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू डैश माइनस 1, ये ओमेगा डैश होगा, ये कोणीय बल विक्षेपण क्षमता याद करो, ओमेगा बराबर फार्मूला बताया गया था म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1 बताया गया था ना, उसी टर्म में सेट करेंगे इसको। ये डैश वाला है तो डैश ओमेगा डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे ओमेगा डैश, तो यहां से लिखेंगे विद्यार्थी ओमेगा डैश और मेन बटा, देखो उसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे ओमेगा, क्या लिखेंगे ओमेगा, ये ओमेगा हो जाएगा। बोलो इसमें कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको समझते हैं, थोड़ा सा पटा का जोड़ करते हैं। देखो तो लिखते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए इंटू में लिखेंगे ये बटा का जोड़ तो होगा ओमेगा, मसा कितना होगा ओमेगा, यहां से ओमेगा 1 में कटेगा तो ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, क्या होगा ओमेगा डैश होगा ना। इस ओमेगा को इसके साथ कुछ यहां से भी सेटिंग मिलेगा, देखो यहां से लिखेंगे म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए और मेन बटा ये ओमेगा इसके साथ आ गया, ठीक है, ये भी बटा इसके बटा में ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखेंगे यहां से ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश लिख सकते हैं। चलो अब देखो हम लोग जानते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर तो ऐसे ही रहेगा इंटू में, और ओमेगा का फॉर्मूला देखो याद करो इतना था म्यू भी माइनस म्यू आर और बटा में म्यू माइनस 1
ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा म्यू भी माइनस म्यू बटा म्यू माइनस 1, और इनटू में लिखेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, माइनस ओमेगा डैश। ये वाला टर्म देखो तो ये वाला टर्म कट जाएगा ना, और ये वाला टर्म ऊपर चल जाएगा, मेन बटा के ऊपर चल जाएगा ना, तो हो जाएगा म्यू माइनस 1 इनटू में म्यू माइनस 1 इनटू में ए। तो देखो तो क्या मिलेगा, चलो देखो, इसीलिए लिखेंगे विद्यार्थी अल्फा बराबर लिखेंगे, यहाँ से ऊपर जाएगा टर्म तो म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू ओमेगा, माइनस में लिखेंगे ओमेगा डैश। और यही कंडीशन होता है विद्यार्थी, यही कंडीशन होता है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है फॉर्मूला में, अभी तक सेट नहीं किया गया है लेकिन सेट किया भी जा सकता है कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए शर्त बताइए या फॉर्मूला बताइए कि क्या हो सकता है। तो अल्फा बराबर आप क्या बोलोगे, अल्फा बीटा गामा कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। हम अल्फा माने, आप बीटा मान सकते हो, गामा मान सकते हो। तो म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ये क्राउन कांच का है वर्ण विक्षेपणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, और ये फ्लिंट कांच का है। आ गया समझ में। चलो, ये प्रिज्म का जो मेजर टॉपिक है, मतलब डिफिकल्ट टॉपिक कहने का मतलब सब्जेक्टिव टाइप, ये सब्जेक्टिव टाइप टॉपिक हम लोग क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग को इसमें टर्म बचा इंद्रधनुष, रेनबो। आप लोग 10वां क्लास में रेनबो पढ़े और अच्छे ढंग से पढ़े, ठीक है। एक दो बात नया है जो बता देना है मुझे। उसके बाद इसमें पढ़ना प्रकाश का प्रकीर्णन, रेले का प्रकीर्णन नियम, ये 3 टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इसके बाद जो है अभी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखेंगे इस बोर्ड पर और उसके बाद हम उसको बताएंगे। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद चलो नोट कर चुके हैं। चलो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आप लोग हम क्लियर कराएंगे पीछे से, ठीक है। उसको आप लोग को याद रखना होगा और बार बार रिवाइज करना होगा। बार बार आप लोग टॉपिक को देखकर रिवाइज कीजिए और आप लोग को लाइन से पढ़ा जाए एक एक बात, ठीक है। कोई बात छोड़ा नहीं जा रहा, किताब का भी स्टडी करना है, ठीक है। कहीं अगर कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट के जरिए बोलिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलो विद्यार्थी इसको क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन को बारी बारी से डील करेंगे। विद्यार्थी पहला क्वेश्चन है, प्रकाश फाइबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पहला क्वेश्चन विद्यार्थी। दूसरा क्वेश्चन है, हीरा क्यों चमकता है। हीरा क्यों चमकता है विद्यार्थी। तीसरा क्वेश्चन है, पानी और कांच का पूर्णनांक। पानी और कांच का पूर्णनांक क्रमशः, पानी और कांच का पूर्णनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। तो पानी का अपवर्तनांक
कांच के सापेक्ष में बताएं, कांच के सापेक्ष में बताएं, कांच के सापेक्ष में बताएं। इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, क्वेश्चन को बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, एक माध्यम का पूर्णांक एक माध्यम का पूर्णांक 4/3 है, तो क्रांति कोण का मान बताएं। तो क्रांति कोण का मान बताएं, क्रांति कोण का मान बताएं। चलो अगला है विद्यार्थी 5वां नंबर, हवा का बुलबुला, हवा का बुलबुला पानी के अंदर क्यों चमकता है? पानी के अंदर क्यों चमकता है? चलिए पांच प्रश्न नोट करो, फिर पांचों को हम बताते हैं, ठीक है, नोट करो पहले। नोट कर चुके विद्यार्थी? सुनो, ये पहला है प्रकाश फाइबर। प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग को प्रकाश फाइबर के बारे में पढ़ाया गया था कि प्रकाश फाइबर एक क्वार्ट्ज की नलिका होता है जिसकी सहायता से प्रकाश किरण को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है, और यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। इसको हम लोग विद्यार्थी बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो विद्यार्थी इसका जवाब होगा, इसका उत्तर होगा परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका ये जवाब होगा। शॉर्टकट में इसको विद्यार्थी लिखेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरा क्यों चमकता है? अगेन विद्यार्थी क्वेश्चन, हीरा क्यों चमकता है? इसका उत्तर क्या होगा विद्यार्थी? ये भी होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और ये सबसे अधिक चमकीला होता है, सबसे अधिक चमकीला होता है, और ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका पूर्णांक सबसे अधिक 2.42 होता है। और ये क्वेश्चन आया भी है, बोर्ड में आया भी है, ध्यान रखो। TIR, इसका आंसर लिखो TIR, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि पानी और कांच का पूर्णांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। 4/3 एवं 3/2 है। तो कह रहा है कि पानी का पूर्णांक कांच के सापेक्ष। देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन टर्म है, इस क्वेश्चन का ये थीम है। इस कॉन्सेप्ट को यदि तुम समझे हो पहले क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि पानी का पूर्णांक कांच के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में? कांच। तो इस ऑप्टिक्स में जिसके सापेक्ष में कहता है पूर्णांक से संबंधित बात में, उससे डिवाइड करते हैं, उससे भाग देते हैं। किसमें? पानी के पूर्णांक। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो पानी के पूर्णांक को लिखेंगे, इसका उत्तर लिख रहे हैं, पानी के पूर्णांक को म्यू डब्ल्यू से, पूर्णांक को म्यू से, और पानी के लिए वाटर, और कह रहा है कि कांच के सापेक्ष में, तो जिसके सापेक्ष में कहेगा उसी से भाग देंगे तो बट्टा का चिन्ह होगा। तो लिखेंगे यहाँ से म्यू जी। ग्लास मतलब होता है कांच, ग्लास मतलब कांच। तो म्यू डब्ल्यू बटा म्यू जी हमको ज्ञात कर लेना है। कैसे ज्ञात करेंगे विद्यार्थी? देखो म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है? पानी, पहले पानी है, पानी का कितना है? 4/3।
लिखो 4/3 मेन बटा म्यू जी। म्यू जी का वैल्यू देखो कांच, दूसरी बार कांच है, कांच का अपर्तनांक कितना है विद्यार्थी 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2। अब बताओ ये 2 ऊपर जाएगा और ये 3 कहाँ आएगा नीचे। तो इस प्रकार से होगा विद्यार्थी 4/2 बटा में 3/3। इसका मतलब 4 दूनी कितना 8 बटा में 3 का 9। तो ये अपर्तनांक कितना आ गया विद्यार्थी 8/9। और आपसे अगर हम पूछना चाहेंगे कि बताओ ये कैसा अपर्तनांक है, निरपेक्ष अपर्तनांक है या अपेक्षिक अपर्तनांक है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि अपेक्षिक अपर्तनांक है। कैसा जवाब है, क्या जवाब होगा अपेक्षिक अपर्तनांक। अपेक्षिक अपर्तनांक का मान 1 से अधिक भी होता है और 1 से कम भी होता है। यहाँ पर क्या आया है 1 से कम आया है। ये ऊपर में 8 है, नीचे में 9, नीचे में वैल्यू ज्यादा है, ऊपर में कम है, ये वैल्यू 1 से क्या है कम है। आया समझ। चलो आगे देखो, आगे कह रहे चौथा नंबर प्रश्न। एक माध्यम, देखो सॉरी यहाँ पर छूटा है, यहाँ पर जोड़ लेना। एक माध्यम का अपर्तनांक 4/3 है, तो क्रांति कोण का मान बताए। तो हम क्रांति कोण और अपर्तनांक के बीच में विद्यार्थी संबंध पढ़े थे कि चूंकि साइन सी बराबर 1/μ होता है। कितना होता है 1/μ, और म्यू का वैल्यू देखो दिया है, कितना दिया 4/3। तो लिखो तो यहाँ से साइन सी बराबर लिखेंगे 1/4/3 होगा ना। ये 3 कहा जाएगा ऊपर, तो यहाँ से लिखेंगे विद्यार्थी साइन सी बराबर लिखेंगे 3/4 होगा ना। हमको निकालना है सी, क्या निकालना है सी का मान, मतलब क्रांति कोण का मान। तो साइन को उधर भेजेंगे, तो लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखते हैं साइन इनवर्स। इसको ऐसा पढ़ते हैं सी बराबर साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4, ये हो जाएगा क्रांति कोण का मान। चलो नोट कर लो। उसके बाद देखो विद्यार्थी अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा हवा का बुलबुला पानी के अंदर क्यों चमकता है। तो इसका भी जवाब होगा पूर्णांतिक प्रवर्तन। किसके कारण, पूर्णांतिक प्रवर्तन के कारण। जैसे आप लोग जैसे मान लेते हैं कि गांव देहात में कहीं अगर तालाब हो और उसमें पानी हो, थोड़ा सा छोटा सा तालाब हो और उसमें पानी हो और धूप निकला हो और गाछ वृक्ष वहां लगा हो, तो आप वहां देखोगे जाओगे तो लगेगा कि पानी चमक रहा है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, वो एक्चुअली में हवा का बुलबुला होता है। किसका बुलबुला, हवा का बुलबुला होता है, और वो पानी के अंदर चमकता नजर आता है। उसका कारण होता है प्रकाश का पूर्णांतिक प्रवर्तन। आया बात समझ में, प्रकाश का पूर्णांतिक प्रवर्तन। चलो क्लियर हो गया।